अब हम करने वाले हैं भूमि प्रदूषण, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण क्या है? पहले मृदा क्या है? मिट्टी, और भूमि क्या है? धरती, ठीक है। इसमें कैसे प्रदूषण फैलता है कि हम रिसाइक्लिंग वगैरह नहीं करते ढंग से, जो प्लास्टिक पॉलीथीन है वो हम धरती पर छोड़ देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। जो प्लास्टिक है और ग्लास है वो ऐसे डिकम्पोज तो नहीं होता, वो पड़े रहते हैं, तो जिससे मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है। इसकी तो डेफिनेशन ये हो गई कि मृदा प्रदूषण क्या होता है। एक बार देख लेते हैं। भूमि या मृदा में कोई भी अवशिष्ट भौतिक, रासायनिक, भौतिक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है? रासायनिक यानी कि केमिकली, जैविक, जैविक परिवर्तन जो परिवर्तन यानी कि चेंज जो मनुष्य या दूसरे जीवधारियों को दुष्प्रभावित करते हैं, एवं मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता व उपयोगिता को नष्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भूमि या मृदा प्रदूषण कहते हैं। इसके भूमि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं वो इसके बारे में हम देख लेते हैं। उद्योग अपशिष्ट, जो फैक्ट्री हैं वो क्या करती हैं? वो कचरा, कूड़ा कचरा मृदा में फेंक देती हैं, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। शहरी अपशिष्ट, जो शहरों में जो प्लास्टिक वगैरह होता है, गाँव में भी होता है वैसे, जो शहर के लोग होते हैं वो कूड़ा कचरा वगैरह जो ज़्यादा वो भूमि में डाल के चले जाते हैं, तो उससे भूमि प्रदूषण होता है। रेडियो धार्मिक प्रदूषण, रेडियो धार्मिक यानी कि न्यूक्लियर जो वॉर होती है उससे है ना, जो भूमि है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो रेडिएशन है वो धरती पर फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो वो धरती की उपजाऊ शक्ति तो ख़त्म होती है, उसमें कोई बीज वगैरह पनपता नहीं है, और इसके साथ-साथ जो उसमें रह रहे लोग हैं उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषि, रसायन, भूमि प्रदूषण से क्या होता है? कृषि के अंदर जो भूमि प्रदूषण का जो स्रोत है वो कृषि रसायन है, कि कृषि को उपजाऊ ज़्यादा उत्पादन करने के लिए जो किसान हैं वो उसमें यूरिया वगैरह या ऐसे डीपी वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, कृषि रसायन से का प्रयोग करते हैं जो कृषि है, जो किसान हैं वो खाद का, जो देसी खाद है उसका यूज़ ना करके डीपी वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। जैविक कारक जीवों द्वारा, ठीक है, रासायनिक व धार्मिक व धात्विक प्रदूषण, रासायनिक, केमिकली और धात्विक यानी कि जैसे पारा हो गया, ये शीशा हो गया, इनकी वजह से जो प्रदूषण होता है मृदा में, उसे हम ये हमने देख लिया कि स्रोत क्या है, कहाँ-कहाँ से जो भूमि प्रदूषण है वो फैलता है। तो शहरीकरण से हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, शहरीकरण। शहरीकरण कचरे में घरेलू कचरा व वाणिज्य, कूड़ा-करकट, रसोई घर का करकट ऐसे ही फेंक देते हैं, रबड़ वगैरह इत्यादि शामिल, तो उसे हमें शहरी अपशिष्ट कहते हैं। यानी कि शहरी अपशिष्ट यानी कि ऐसे तत्व जो खराब होते हैं, तत्व कह सकते हैं यहाँ पर। रेडियो धार्मिक प्रदूषण, ये सभी वैसे पॉइंट मैंने जो आपको अभी बताए हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर हैं जो अभी। ये नया पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। खनन यानी कि एक पहाड़ है, जैसे कि यहाँ पर, या उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ पर है ना कोयले का खान है, तो उसमें से निकाल कर, मिट्टी में से निकाल कर, पहाड़ों में से निकाल कर उसको निकाला जाता है ना, उस प्रोसेस को खनन कहते हैं। तो उससे क्या है, भूमि प्रदूषण होता है, क्योंकि काफ़ी डस्ट पार्टिकल वगैरह उड़ते हैं ना उसमें, तो इसीलिए ये भूमि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। कृषि रसायन में देख लिया, ये सभी हमने पीछे डिस्कस कर लिए। इसके बाद है मृदा प्रदूषण के प्रभाव, कि प्रभाव क्या पड़ते हैं। औद्योगिक प्रदूषण का प्रभाव, कि उद्योग कैसे इम्पैक्ट डालता है मृदा पर, भूमि पर। उद्योग कचरा, जैसे उद्योग से कैसे कचरा निकलता है, शीशा, पारा, निकल इत्यादि जहरीले अवशेष निकलते हैं, वो धरती पे फेंक दिए जाते हैं, और जिससे जो मृदा है वो खराब हो जाती है, उससे मृदा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। या अगला है धातु कचरा, भूमि में उपलब्ध जैविक घटकों जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि माइक्रोज होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो काफ़ी गुड होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। जीव जीवाश्म ईंधन के उपयोग से में प्रयोग के दौरान उत्तम राख में कुछ जहरीले खनिज होते हैं। यह न केवल भूमि को कृषि के लिए अनफिट बनाते हैं, यानी कि अनुपयोग बनाते हैं, अपितु जहरीले पदार्थों का खाद्य श्रृंखलाओं में भी शामिल किया जाता है। कि यानी कि कृषि में जो वो राख वगैरह डाली जाती है, तो उसमें जो काफ़ी क्योंकि वो फैक्ट्री से निकली होती है, तो फिर वो उसमें केमिकल्स होते हैं, वो भूमि को दूषित करती है। शहरी कचरे यानी कि कूड़ा करकट के बारे में है। रेडियो, जो अभी न्यूक्लियर बताया मैंने आपको। खनन खनन के प्रभाव, कृषि, ये सभी एक बार वही बात है इसमें भी। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, कि हम कैसे कंट्रोल करें मृदा प्रदूषण को।
एक तो है ना नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक मैं कुछ पॉइंट अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वो आसान है। पहला पॉइंट है कि कैंप लगाए जाने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि लोगों को अगर यही नहीं पता होगा कि मृदा प्रदूषण होती क्या है तो वो उसकी रोकथाम के लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे ना। तो एक तो जागरूक कैंप लगाने चाहिए ताकि लोगों को बताया जा सके कि प्लास्टिक वगैरह का हमें रिसाइकिल करना चाहिए, और वो जागरूक होंगे तभी वो रिसाइकिल वगैरह करेंगे। और पॉलीथीन वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं वातावरण में। इस चीज़ की अगर हम जब नॉलेज देंगे उनको तो फिर वो एक्शन लेंगे, इससे भी हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है? रिसाइकिल का प्रयोग करना कि रिसाइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए लोगों को। कचरे प्लास्टिक वगैरह, कांच के गिलास, ये चीज़ें गलती नहीं है, इसलिए हमें इनका रिसाइकिल करना चाहिए ताकि हम इनका पुनः यूज़ कर सकें और ये धरती से कचरा को कम कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कानून बनाए जाने चाहिए अच्छे-अच्छे भूमि प्रदूषण को लेकर। जो सरकार है वो अच्छे-अच्छे कानून बनाए ताकि, और कानून ऐसा नहीं है कि वो कानून बनाकर बस छोड़ दिया जाए उसे, उसको लागू करना भी चाहिए। कि ये नहीं है कि भई हाँ, हमने कानून बना दिया। पिछले साल में ही मेरे ख़्याल से प्लास्टिक बैन का ऑर्डर आया था, तो उन्होंने, सरकार ने तो बंद कर दी थी पर उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो गई थी। तो इस चीज़ को हम देखें तो हमें ये लगता है कि हाँ, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ना, तो सरकार भी अगर कुछ उठाती है फिर कदम तो वो व्यर्थ सिद्ध हो सकते हैं। देखो, जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है मृदा प्रदूषण में, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी उतना उत्पादन होगा, यानी कि प्रोडक्शन होगा, सामान ज़्यादा बनेगा। और हमारे पास सीमित संसाधन हैं तो प्लास्टिक वगैरह ज़्यादा बनेगा उनको कंज़प्शन करने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो वेस्ट में ऐसे ही सड़कों पर, रोडों पर फेंक दिए जाएँगे। तो मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा अगर ज़्यादा जनसंख्या हो गई, ठीक है? तो एक जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है मृदा प्रदूषण में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल। सॉलिड वेस्ट मटेरियल क्या होता है? ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में, जो धरती पर नष्ट नहीं होते, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मतलब अपने आप नष्ट नहीं होते, इनको फेंका जाता है या उठाया जाता है या तिराया जाता है, उस तरीके से नष्ट होंगे या जलाया जाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लाइन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज ठोस कचरा उत्पन्न करता है। हर एक व्यक्ति जो समाज में रहता है वो ठोस जो कचरा है वो उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने कोई अ, कुरकुरा वगैरह खाया, उसका पैकेट फेंक दिया, या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ ली, प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक थी तो हमने उसको पिया, तो वो वेस्ट हो गया ना, मतलब वो उत्पन्न कर रहा है। कचरे की मात्रा समाज के विकास स्तर पर, उपभोक्ता के स्तर पर निर्भर करती है। ठोस अपशिष्ट प्रकृति पर्यावरण को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। जो ये ठोस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि यह एक विशिष्ट स्तर पर कम कमोबेश लंबे समय के लिए पड़ा रहता है, यानी कि ये फेंक दिया जाता है तो काफ़ी लंबे एक जगह पर काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है, जब तक इसे उठाया, जलाया या बहाया ना जाए। ठीक है? एक अन एक अनुमान के अनुसार भारत के शहरों में हर एक व्यक्ति 0.8 किलोग्राम का ठोस कचरा उत्पन्न करता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठोस अपशिष्ट को कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस कचरा है जो घरों से, वाणिज्यिक उद्योग, इंडस्ट्री से व संस्थाओं की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है, और यह कचरा उपभोक्ता के लिए व्यर्थ है। जिसने उपभोग किया, कंज्यूम किया, जैसे कि मैंने 5 रुपए का कोई कुरकुरे का पैकेट खाया, कुरकुरा खाया, वो पैकेट फेंक दिया, तो वो मेरे लिए क्या है, वेस्ट ही तो है, वो पैकेट मैंने फेंक दिया बस। तो ये चीज़ ठीक है, उसके लिए व्यर्थ है जिसने वो कंज्यूम करा उसको। ठोस अपशिष्ट शहरों की प्रमुख समस्या बनते जा रही हैं। जो शहर है, शहरों के लिए जो कचरा है वो बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही हैं। ग्लास, इसमें क्या आते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब आते हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रकार की, इसके प्रकार कितने हैं? खनन, ठीक है, प्लास्टिक, घरेलू, कृषि, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। घरेलू व नागरिक, घरों से जो कचरा निकलता है, ठीक है, कूड़ा कचरा, और नगर पालिका का ठोस कचरा। कार्बनिक कचरा, रसोई का कचरा हो गया, जैसे जहरीला कचरा, पुरानी दवाइयाँ होगी, रंग हो गया, ठीक है। पुनः चक्र, रिसाइकल,
कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, धातु हो गया, लिखा ये इसमें सब शामिल है। उद्योग कचरा, उद्योग कचरे में क्या है, विनाशकारी इसको विनाशकारी मानते हैं क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ जैसे कि कोयले की राख, ठीक है, चमड़ा, अभ्रक का कचरा इत्यादि शामिल होता है। रेडियोधारी यानी कि न्यूक्लियर पदार्थ भी उद्योगों कचरे में शामिल होता है, ठीक है। उद्योग में न्यूक्लियर जो भी यूज़ किया जाता है वो चीज़ें भी पाई जाती हैं। कंप्यूटर, फ्लो फ्लॉपी इत्यादि भी आज के युग में ठोस कचरे के रूप मुख्य भाग बनते जा रहे हैं। अस्पतालों में क्या है, अस्पतालों का कचरे से क्या है, जो पट्टी, बैंडेज, नस नालियाँ वगैरह प्लास्टिक की जो लगाई जाती हैं। कृषि अपशिष्ट हो गए, कृषि में जो अपनाया जाता है। जानवरों इसमें जानवरों का मल, फसलों का अपशिष्ट, सब्जियों का अपशिष्ट यानी कि कचरा, ये सब पाया जाता है। तो इससे भी ये एक सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। प्लास्टिक हो गया, ये भी ये तो मेन सॉलिड के वेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ की कैटेगरी में क्या आता है, प्लास्टिक। प्लास्टिक तो हम सब जानते ही हैं ना। खनन, खनन क्या होता है कि भाई एक माइनिंग करी जाती है, उसे हम खनन कहते हैं। मिनरल्स वगैरह जो धरती में से खनन करके निकाल कर उसको माइन करके निकाला जाता है, ठीक है, उसे खनन कहते हैं। ये भी एक सॉलिड वेस्ट है। खनन खनिज पदार्थों को धरती से निकालने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में ठोस अपशिष्ट बहुतायत में पैदा होते हैं, जैसे कि सोने के खनन के दौरान सिर्फ 0.03 शुद्ध सोना निकलता है और बाकी जो 99.97% अपशिष्ट ठोस कचरे के रूप में निकलता है। कि मतलब सोना इतना से निकला, कचरा इतना निकल गया ठोस। ठोस अपशिष्ट के मुख्य कारण कि किन कारणों से ठोस जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल वो निकलता है। जनसंख्या विस्फोट, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण से भी जो सॉलिड वेस्ट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से जो है ठोस ठोस अपशिष्ट पदार्थों को बढ़ावा मिलता है। शहरीकरण से क्या होगा कि भाई जितने ज़्यादा लोग होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो शहर भी मतलब लोगों को रहने की जगह भी ज़्यादा चाहिए। जब लोगों को ज़्यादा रहने की जगह चाहिए तो जो लोग रह रहे हैं वो ठोस कचरा भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। हमने अभी देखा था ना कि भारत में एक व्यक्ति कितना ठोस कचरा कितना प्रोड्यूस करता है एक दिन में, 0.8 -8 किलोग्राम, ठीक है। तो इतना, तो ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं इसके बारे में देख ले। कई प्रकार की बीमारी जैसे कि पेचिश, हैजा या दूसरी संक्रमण रोग ठोस कचरे की भाई गंदगी में क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है ये गलता वगैरह तो है नहीं है, तो ये तो बड़ा सड़ता रहता है, मतलब सड़ता रहता है यानी कि इसमें पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे क्या होता है जो मच्छर मक्खी हैं वो ज़्यादा पनप जाते हैं, ठीक है। तो बीमारियाँ फैलती हैं ना इससे। ठोस कचरे से सीधा संपर्क त्वचा रोग का कारण बन सकती हैं। ठोस कचरे से सीधा संपर्क ठोस कचरे के सीधे संपर्क से जो स्किन डिसीज़ है वो जनरेट हो जाती हैं। कि इसको ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, कि इसको हम कैसे प्रबंध किया जाए। संग्रहण, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रथम आधारभूत कदम ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करना, उस कचरे को उससे उद्गम स्थानों जैसे कि घर, अस्पतालों यानी कि मुश्किल स्थानों से, उद्गम यानी कि मुश्किल, घर, अस्पतालों, उद्योग, होटल इत्यादि से इकट्ठा किया जाए, फिर इसे अलग-अलग श्रेणियों में बाँट दिया जाए। जैसे कि कोई जो डाइजेस्ट होने वाला है यानी कि डिकम्पोज़ होने वाला कचरा है, जैसे केले का छिलका हो गया, रोटी हो गया, ये डिकम्पोज़ होने वाले हैं ना, तो इनको अलग कर दिया जाए, प्लास्टिक वगैरह को अलग कर दिया जाए। कार्बनिक व अकार्बनिक पुनः चक्र व अचक्रिय जैव अपशिष्ट, जैव घटक इत्यादि भारत में कूड़ा-करकट उठाने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में मुख्य योगदान दे रहे हैं। तो फिर ये इम्पोर्टेंट है इसमें, प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस, इसके ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। नई चीज़ खरीदने से इनकार और घर में पड़े
डिब्बों का प्रयोग करना, कि हम क्या क्या करते हैं कि चीनी वगैरह के सामान का यूज़ करने के लिए हम कई बार नए डब्बे ले आते हैं। तो पुराने जो डब्बे हैं जिसमें हम कुछ जैसे टॉफ़ी वगैरह का, हमारे पुराने टाइम में क्या होता था कि जो टॉफ़ी वगैरह के जो डब्बे खाली हो जाया करते थे तो उसमें ही हम चीनी वगैरह डाल के रख लेते थे। तो उस चीज़ को बताया गया है यहाँ पर, रीयूज़ करना, पुनः प्रयोग करना उस चीज़ का। जैसे कि अब कोई घर में हम यूज़ करते थे डब्बा, वो ख़राब हो चुका है, तो अब उसका हम गमला बना देंगे, उसमें नीचे छेद करके उसको गमला बना देंगे, तो ये उसका रीयूज़ हो गया ना। या फिर उसको पेंसिल स्टैंड बना देंगे। रिसाइकिल करना है चक्र, और जैसे प्लास्टिक वगैरह ज़्यादा बेकार हो गया तो उसको रिसाइकिल, उसको को कबाड़ी को दिया है और वो रिसाइकिल कर देगा आगे मैन्युफैक्चरिंग मशीन से। तो ये रिसाइकिल का यूज़ है। रिड्यूस क्या-क्या है? चीज़ों का इस्तेमाल कर चीज़ों का इस्तेमाल कम मात्रा में करें, यह एक बचाव विधि है, ठीक है? इसे बचाव विधि है कि हम चीज़ों का यूज़ ही कम करें, ठीक है? ठोस कचरे का निपटारा, कि अब इस कचरे को, जो ठोस कचरा है उसका निपटारा कैसे किया जाए? भूभराव से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक डंपिंग सिस्टम है ये, जैसे कि एक भूमि के एरिया को खाली कर लिया जाता है। अब इसमें कचरा डाल दिया जाता है, कचरा डाल के इसे भर दिया जाता है, फिर इस पे ट्रैक्टर वगैरह चलाकर इसे समतल कर दिया जाता है और इधर इसको किसी और बिल्डिंग वगैरह में बदल दिया जाता है, इस जगह को। तो ये भूभाग, ये चीज़ है, ठीक है? भस्मीकरण यानी कि जला देना। इस विधि में ठोस कचरे को बड़ी-बड़ी भट्टियों में 670 डिग्री से ज़्यादा के तापमान पर जलाया जाए और इस विधि से उत्पन्न उत्पादक जैसे राख हो गया, राख जैसे कि हम कचरे को जलाएँगे उसमें से राख निकलेगी ना, उस राख को हम क्या करें कि फैक्ट्री में भेज दें और जिससे वो सीमेंट वगैरह बन जाए, ठीक है? ये दोबारा प्रयोग हो गया ना। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, राख बनाना। नगर पालिका, जैसे नगर पालिका के जो घरों का कचरा लेके जाती है ना, उसे नगर पालिका की रेडी वगैरह आती हैं, तो उसमें डालते हैं हम कचरा। तो उसमें ना काफ़ी 30-40% है ना कार्बनिक कचरा होता है, जैसे केले, रोटी वगैरह, केला हो गया या फिर प्याज के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, वेजिटेबल्स कह सकते हैं हम, प्लांट्स के जो पत्ते हो गए, किसी के घर के आगे बाग हैं तो फिर वो लीव्स वगैरह को उसी में डालेगा ना। तो इन सब को जो डिकम्पोज़ हो सकता है तो उसको हम उसकी खाद बनाकर जो कचरे को है वो कम कर सकते हैं, ठीक है?